मिनट। हाँ, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पिछली बार स्टार्ट करा था। पिछली बार से भी, पिछली बार भी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तब बेसिक्स पढ़े थे। और उससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पढ़े थे। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम लोग, थोड़ा बीच में गैप हो गया है, तो हम लोग 2-3 दिन का तो हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो आप लोग से भी क्वेश्चंस पूछूंगी, तो रेडी रहना। ठीक है सब लोग? अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट 3। गुड। और किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली है फंडामेंटल राइट्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेने के लिए? कौन सी कंट्री के? यूएस। हाँ, यूएसए। वेरी गुड। ठीक है। और टोटल कितने मतलब कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट? कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक? फर्स्ट से 7 तक है, बट इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे 6 है। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। वो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? 12 से 32। 12 से 35। हाँ मधुस्मिता, ठीक है, 12 से 35। ठीक है, तो फिर ये चीजें याद रखना। और उसके बाद शामिया, तुम मुझे 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल राइट बताओगे, फिर मधुस्मिता 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंल राइट बताओगी। चलो शामिया स्टार्ट। कोई भी 2 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का शामिया आर्टिकल। समझ गई ना? प्रॉपर्टी का मतलब उसके उसका क्या क्या हो, कैसी होती है फंडामेंटल राइट्स बेसिकली, है ना? तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हम लोगों के जो मतलब बेसिक राइट्स होते हैं वो होते हैं इसी टाइप से। हाँ, इसीलिए मैंने बताया था ना हम्म, कि जस्टिशिएबल वाला जी, और सिटीजन। जस्टिसेबल है और सिटीजन के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी लागू होते हैं कुछ कुछ ऐसे। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ और एब्सोल्यूट और क्वालिफाइंग है। हाँ, ये वाली चीज याद रखना कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। ठीक है। एब्सोल्यूट का जी मतलब है जी तो जी कोई जी भी जी। सिचुएशन आएगी फंडामेंटल राइट में रहेगा। चेंज नहीं होगा। हाँ, जी जी अब मान लो बालासोर में जैसे तुम्हारे यहाँ पर सेक्शन 144 लगा था मधुस्मिता, है ना? तो वहां जी पर इंटरनेट बंद हो गया था। तो अब तुम कोर्ट पहुंच जाओ कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कैसे इंटरनेट बंद हो गया, कैसे मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इसी चीज को कहते हैं शामिल, जी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कभी कभी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे जो कि रीजनेबल हो, जो कि जिनका मतलब हो, मकसद हो, कोई ऐसे बेफालतू में नहीं कि आपके ऊपर रोक दिया गया। मगर ऐसे कोई राइट हुए हैं तो कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं चीजें। कंट्रोल इन द सेंस, कभी एक सिचुएशन को कंट्रोल, इंसानों, लोगों को, सिटीजन को कंट्रोल नहीं करने के लिए। ठीक है। तो ये क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। और जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? हम्म, अगर हमें कभी हमारा फंडामेंटल राइट्स ना मिले तो हम डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अ, इसका मतलब कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये नहीं मिला। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। उसके बाद पिछली क्लास में मधुस्मिता, आप नहीं थे ना प्रेजेंट क्लास में? नहीं, लेकिन यूट्यूब से देखा था। हाँ हाँ, ठीक है। कुछ मैं वीडियोस डाल देती हूँ, कुछ कुछ यूट्यूब पे डालती हूँ बीच बीच में, कुछ कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ये तो हमारी क्लासेस हैं फिर मेंटरशिप के लिए। और अच्छा हाँ, और लोगों को भी अगर मधुस्मिता, शाम्या, अनम, जितने लोग हो, मतलब आप लोगों को और भी, मतलब आपके कोई जानने वाले हो जो यूपीएससी की मतलब क्लासेस की, देखो मैं थोड़ा क्लासेस भी लेती हूँ, है ना? और इधर स्टडी आईक्यू का भी थोड़ा काम कर रही हूँ पार्ट टाइम। तो उस वजह से अगर और भी ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मेरे लिए भी बेहतर रहेगा। फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। ये रहेगा ना, थोड़ा मैं टाइम दूंगी अच्छे से। तो ये अगर ज्यादा लोग और हो जाएंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं ऑलरेडी इधर उधर और पार्ट टाइम भी कर रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग ये बताना किसी को, अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो फिर हम लोग साथ में और कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो फिर उसीलिए मैं थोड़े से यूट्यूब पे डालती हूँ, कुछ डालूंगी कुछ नहीं डालूंगी। सारे लेक्चर्स तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, वरना फिर फायदा क्या है, आप लोग पे कर रहे हो। बट कुछ मैं 2-4 शुरू के डालूंगी, फिर तो बीच में नहीं डालूंगी। चलो। और उसके बाद हमारा हो गया 7। तो मधुस्मिता, मैं एक बार तुम्हारे लिए रिवाइज करा देती हूँ। तुमने यूट्यूब से क्या देखा था, तो शामिया, मधुस्मिता दोनों रिवाइज कर लो। तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे।
फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक फैले हुए हैं। अब उनको अगर हम एकजुट करें, बेसिकली एकजुट करके उनको मोटे मोटे ऊपर ऊपर हेडिंग में डालें कि मान लो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, 15 भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करता है, 16 भी इक्वालिटी की बात करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें करता है इक्वालिटी की, मगर कहीं ना कहीं वो एक ही इक्वालिटी के बड़े से बैनर में आ जाता है, इसलिए राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से लेके 18 तक कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। फिर उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम, तो 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 23-24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी कौन से आर्टिकल, मोटे मोटे कौन कौन से आर्टिकल किस बैनर के अंदर आते हैं, किस बड़े से एक टाइटल के अंदर आते हैं, तो वो है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेके 25, 26, 27 पूरा आपका कौन सा आता होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इवन 28 भी होता है। हाँ, 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद 29 और 30 है राइट टू कल्चरल एंड राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, कल्चरल राइट्स है, बेसिकली वो कल्चर के हिसाब से राइट्स हैं। और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ा था। आर्टिकल 13 क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है? कोई मुझे बताएगा, अपनी बेसिक लैंग्वेज में बताओ, एकदम लेमैन टर्म में बताओ, क्या है आर्टिकल 13? ये बताता है कि अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो और कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरह देखो, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब देखो, ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन नहीं आती। बेसिक स्ट्रक्चर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं करी गई है। बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1951 में, पूरा 50 में एनैक्ट हुआ है, पूरा आया है। मगर बेसिक स्ट्रक्चर कब आया है? 1973 में केशवानंद भारती केस में जस्टिस पीएन भगवती ने सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट दिया था, जब बहुत अमेंडमेंट और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में टक 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 चलती थी कि वो अमेंडमेंट देता था, वो उसको वो जुडिशियल रिव्यू से मूव करता था, ये सब चीजें चलती थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और तब से बेसिक स्ट्रक्चर चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो 13 में बेसिक स्ट्रक्चर, तो हाँ, उससे डिराइव होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब पता है क्या? देखो, आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। ये है इसकी लैंग्वेज। ठीक है, ये तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी को रट्टी, मतलब आप सोचिए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की यही लाइन है। मैंने रटा कभी नहीं था इस चीज को, मैंने इतनी बार इसको पढ़ा है कि मुझे ये रट गई है। तो ये फर्क होता है, एक होती है रोट लर्निंग और एक होता है समझ के पढ़ना। और समझ के जब आप पढ़ने लगते हो ना, मैंने शायद 50 बार पढ़ लिया होगा फंडामेंटल राइट्स, मैंने बहुत पढ़ा है, तो सोचो वो मुझे रट गया है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली। ठीक है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी लॉ, कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कानून कौन बनाता है बताओ? राज्यसभा और लोकसभा में। हाँ, पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बनाती है ना? दोनों लोग कानून बनाते हैं, वो अपने स्टेट की लिस्ट के लिए, वो यूनियन जी जी। ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट, वो भी 7th शेड्यूल भी पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, तो कानून बनाने वाले को कहा जा रहा है, अगर तुमने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, अगर कुछ मान लो मैंने बनाया कानून कि हम मान लो कि हाँ, बच्चे जो होंगे मतलब आपके 10 साल के बच्चे ये जो ढाबे वाबे में काम करते हैं, ये लीगल होगा, ये लीगलाइज कर दे रहे हैं हम कि बच्चों को काम कराया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 24 को वायलेट करेगा। आर्टिकल 24 यही कहता है कि बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, 14 से नीचे साल वालों को, और 14 से 18 को आप हजार्डस वर्क में नहीं डाल सकते, और 14 के नीचे वालों को किसी वर्क में नहीं डाल सकते।
तो अगर मैंने ये कानून बना दिया तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड वायलेट कर रहा है, तो इस बेसिस पे ये कानून को रद्द करा जा सकता है, वॉइड कहलाया जा सकता है कि ये मतलब ये खाली है कानून, इस कानून का कोई कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वॉइड होगा। ये बेसिकली ये कहता है, कौन कहता है ये? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये बात कहता है कि हम जो आगे कानून फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले हैं उसके अगेंस्ट आप कोई कानून नहीं बना सकते। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था मैंने, हाँ इसी से जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन आई है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब घबराना मत, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इतने बड़ा सा वर्ड समझ के, इसका मतलब कुछ नहीं है। कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स को हक है उसको रिव्यू करने का, उसको देखने का, भाई तुमने कानून सही से बनाया है, इस चीज को देखने का सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट्स को हक है, सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली हक है। तो इस चीज को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो इसी चीज को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये चीज याद रखना। तो जो अगर एक सेंटेंस में बोलूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से आई है, तो बताओ आर्टिकल 13 से आई है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, मधुस्मिता बताओ। जी, जुडिशियल रिव्यू मतलब सम जो जुडिशियल जो रहते हैं जज, इस तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो मिलकर और किसी मुद्दे के ऊपर अगर रिव्यू देते हैं तो उसे देखो बस मुद्दा नहीं, कानून कोई भी अगर पार्लियामेंट ने लॉ जी बनाया, लॉ के हाँ ऊपर। तो वो जी जी। अपने अपने से वो जाके देख सकते हैं कि कानून सही बना है, मतलब अपने किसी फंडामेंटल राइट या किसी चीज को वायलेट तो नहीं कर रहा है, बेसिक मतलब ये होता है। ठीक है, तो लॉ याद रखना कभी भी जी कोई जी। कानून जो बनता है। ठीक है, हाँ शामिया सिद्दीकी, हर को जरूरत नहीं कोर्ट में पास किया जाने का, नहीं मतलब है बेसिकली, तुम्हारा मतलब सही है, तुम लेमैन्स टर्म में बोल रही हो, मैं समझ रही हूँ, तुम अपने समझने के लिए समझ सकती हो कि हाँ कोर्ट में, कोर्ट भी देख ले कि सही बना है कि नहीं, उसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो चलो, और उसके बाद आर्टिकल 14 डिस्कस किया था, 15 डिस्कस किया था, 16 आज डिस्कस करना था। तो हम लोग बढ़ते हैं वरना फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो आर्टिकल 16 पे आ जाओ जल्दी से। आर्टिकल 16 किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSPBDR, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंट। स्टेट इन सब चीजों पे वो नहीं कर सकता कि आप, हम देखो भाई हमारे स्टेट के लोग हैं, हम इन्हीं को ऐसे देंगे। ठीक है, मगर इसके एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसकी, याद रखना। कि आप फिर कहोगे कि अपनी रिजर्वेशन, तो इसका एक्सेप्शन हो गया। फिर अगर रिजर्वेशन मिल रहा है लोगों को तो वो तो कास्ट के बेसिस पे मिल रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है। ये क्वेश्चन तो फौरन तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए ना, कि अगर आप, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि आप इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मगर अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो सिविल सर्विसेज भी है, इसमें सब क्या, इसमें तो रिजर्वेशन मिल रहा है तो उनको तो कम मार्क्स में हो जाएगा। तो इसके अगले क्लॉज में यही बात है, रिजर्वेशन भी इसी में दिया गया है कि देखो, जब किसी सोशली और या इकोनॉमिकली, इसमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर कोई कोई ऐसा कम्युनिटी है जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन मिलता है ऊपर तक, बराबरी तक आने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को इक्विटी कहते हैं। इक्वालिटी एक चीज होती है, एक चीज होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, इक्वालिटी का मतलब है कि मान लो एक 6 फुट का इंसान है, एक 5 5 का है, एक 5 फुट का है, 3 लोग हैं, 3 मैच देखने गए। अब मैच देखने गए 6 फुट का, 5 5 फुट का और 5 फुट का, जो बाउंड्री है वो 5 फुट 8 इंच की है। ठीक है, अब तीनों तो मैच नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक इंसान मैच देख पाएगा बाउंड्री के ऊपर ऐसे खड़ा होके, वो कौन होगा? 6 फुट 5 इंच वाला।
5 फुट 5 इंच भी नहीं देख पाएगा, 5 इंच वाला भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि बाउंड्री की वॉल जो है वो 5 फुट 8 इंच की है, इतनी ऊंची है। तो अगर हम जो 5 फुट 5 इंच है उसको 3 सीढ़ियां प्रोवाइड कर दें 1-1 इंच की, तो वो देख सकेगा मैच। जो 6 फुट है उसको तो कुछ भी सीढ़ी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो 5 फुट का है उसको हम 8 सीढ़ियां 1-1 इंच की प्रोवाइड कर दें, तो कहोगे कि इक्वालिटी तो नहीं हो रही है यहाँ पर अपी। अगर इक्वालिटी हो तो सबको 8-8 सीढ़ी प्रोवाइड करी जाए, मगर यहाँ पर तो आप एक को 8 सीढ़ी दे रहे हैं, एक को 3 सीढ़ी दे रहे हैं, एक को एक भी सीढ़ी नहीं दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इक्विटी कहते हैं, क्योंकि मैच तो उसको दिख रहा है ना, तो उसको देने की क्या जरूरत है। तो फिर तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। फिर एक बराबरी हम कैसे लाएंगे, बराबरी हम ला ही नहीं पाएंगे कभी ऐसे, तो फिर वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो वो हमेशा दूसरा वाला नीचे रहेगा। तो जब बराबरी में किसी को लाना होता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ती हैं, तो इस चीज को इक्विटी कहते हैं। तो ये होता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर से आया है। और आज भी हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इस चीज को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसे लिखना रिजर्वेशन पे, कुछ भी लिखना, देखो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या चीज को सपोर्ट करोगे, फॉर लिखोगे या, बट आज भी कुछ मतलब बिना पढ़े लोग बोलने लगते हैं रिजर्वेशन सिस्टम इनको तो मिल गई है। हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी उनके पेरेंट्स को मिल चुकी है और उनको भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो, बट आज भी उनके साथ एक सोशली, हर चीज को हम इकोनॉमिकली नहीं दे सकते कि पैसे से कोई कम है तो कम है। पैसे के अलावा भी और भी इंसान के डिसेबिलिटीज होते हैं, इसे डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसको अपंग होना कहते हैं। आप सिर्फ पैसों से अपंग नहीं होते, आप बहुत सारी चीजों से अपंग होते हैं। सोसाइटी आपको 1000 चीजों से करती है। तो अगर हम उसी बेसिस पे देखने लगे, तो इसलिए आज भी बहुत बड़े बड़े, मैंने मतलब आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं और वो एससी कास्ट के हैं, उनके कमेंट में लिखा होता है लिटरली क्या क्या लिखा होता है। तो इस चीज से आज भी हमारी सोसाइटी नहीं निकल पाई है, इसलिए सोसाइटी को नीड है इस रिजर्वेशन की। आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। अभी राजस्थान में एक वो बिकॉज वो शेड्यूल कास्ट का था, वो कुएं से जाके पानी लेने लगा था, तो उसको मार डाला था, मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी। तो आज भी हमारी सोसाइटी में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब लिटरली मैं अपने आसपास की चीजें बता रही हूँ। मतलब मैं नानी से बात करती थी तो उन्नाव में मेरी नानी बचपन गुजरा है, तो नानी आज भी बताती थी कि वहां पर कास्ट के नाम से मोहल्ले हैं, गद्दियाना, सैयदाना, लिटरली ये भंगियाना। सोचिए आप, मतलब ये एग्जिस्ट करता है आज भी हमारी सोसाइटी में। तो वी कांट गेट रिड ऑफ इट। हम अर्बन सोसाइटीज में रह के, अरे कास्ट सिस्टम डजंट एग्जिस्ट, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भले ही आप कास्ट शेड्यूल कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, कोई भी कास्ट के हो, आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिजर्वेशन को अभी तो सपोर्ट करना है अंटिल ये चीज हमारे सोसाइटी से एराडिकेट हो जाए। और आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रिजर्वेशन की पॉलिसी आई थी, सिर्फ 10 साल के लिए आई थी कि 10 साल बाद। देखिए उसमें फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी बहुत है, इस चीज को भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपना मोटिव देखती हैं, वो बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं कर रही है, वो अपने मोटिव के लिए देख रही है। बट अगर हम इस चीज को इस वजह से कि इलेक्टो पॉलिटिकल पार्टीज इतने अपने बेनिफिट देखती हैं, इसी वजह से हम इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं कि रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए बिकॉज सारी जो रिजर्वेशन के फायदे थे वो हो चुके हैं, तो हम वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कह सकते। तो आपको एक बहुत बैलेंस आंसर लिखने की जरूरत है। आप हमेशा लिखना, प्रोज लिखना, कॉन्स लिखना, हर चीज के प्रोज कॉन्स दोनों है, बट आप कंक्लूजन आज भी वैसे दोगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि अपनी 15 और 16 में तो कहीं भी मतलब इक्वालिटी की बात की जाती है। फिर रिजर्वेशन की उसी के क्लॉजेस में रिजर्वेशन का दिया है, विमेन के लिए है, बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए है, सोशली बैकवर्ड के लिए है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। और हो गया, ये हो गया स्टेट शैल, ये हो गया स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली। और हाँ वन मोर थिंग, अगर कोई सेंटेंस लिखा है कि हमारे जो 14 और 15 में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वर्ड मेंशन है, तो बताओ यस और नो। अजगर पानी दे सकते हैं प्लीज, अजगर पानी 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 उधर है, गला सूख गया मेरा। वो तो बताओ जल्दी बताओ, कास्ट सिस्टम नो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कास्ट शेड्यूल कास्ट का मतलब पता है क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट है, एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट में जो कास्ट लिखी है वो शेड्यूल कास्ट है। तो ये मतलब है शेड्यूल ट्राइब एक लिस्ट है जिसमें ट्राइब की जो लिस्ट लगी हुई है वो शेड्यूल ट्राइब है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब और कास्ट नहीं मेंशन था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लिखा हुआ था। ठीक है,
ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस होंगे। अब ये इसका 16 का क्लॉज 4 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड करेक्टेड, ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। फिर अभी जब ईडब्ल्यूएस वाला आया ना रिजर्वेशन, तब इकोनॉमिकली बैकवर्ड वाला एक क्लॉज और ऐड हुआ है, तो अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है। ठीक है, पहले सोशली और एजुकेशनली, अब इकोनॉमिकली एक और आया है, ये 16.5 है, वो वाला जो हमारा सोशली सॉरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड वाला, जिससे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है। ठीक है, इसमें बस इतना भी याद रखो कि एम नागराज केस अगर कभी आ जाए, नागराज केस जब हम नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल रिवाइज करेंगे तो इन डेप्थ जाऊंगी, तब मैं नागराज केस पूरा डिस्कस करूंगी। अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो नागराज केस हम डिस्कस करेंगे तब, बट याद रखना नागराज केस इसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये कहीं नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते हो ना तुम लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मैं बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में फटफट नोट कर, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले उस चीज को देख लिया करो फटफट। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट राइट है। इस आर्टिकल 17 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। सोचो कौन सा राइट है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का राइट, दैट इज आर्टिकल 17। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना आर्टिकल 17 रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी समझ में आ गया ना दोनों को? अनटचेबिलिटी क्या होता है? अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत जो होता है भाई, अनटचेबिलिटी समझ रहे हो ना? शेड्यूल कास्ट, और ये छुओ मत इनको, ये कुएं से पानी नहीं पी सकते, पानी गंदा हो जाएगा, और फला ढमा ड्रामे जो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये चीज याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 17 हो गया। 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल क्या होता है? पहले जमाने में जब उनको टाइटल देते थे ना ब्रिटिशर्स, जमींदार और फला ये रईसदार और ये सब टाइटल्स दिए जाते थे आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 कहता है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, हम डेमोक्रेसी है, या कोई कोई ये राजा और वाजा और कुछ नहीं है, तो कोई टाइटल की तरह। अब राजा तो तुम कहोगे कि बापी एक मेरे घर के पास है तो उसका नाम राजा है, तो नाम हो सकता है बट टाइटल नहीं हो सकता कि फला राजा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये याद रखना। इवन तुम लोग को पता है जो जो जैसे वो अवार्डी होते हैं, भारत रत्न होते हैं या पद्मश्री होते हैं, तो ये लोग अक्सर ऐसा करते हैं, ये भी आप नाम के आगे नहीं लगा सकते, आपको पता है, जबकि ये आपकी आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते हैं, और कहा गया है कि आर्टिकल एक इसका केस भी हुआ था, मगर इसको फिर भी आप नाम के अंदर, आप नाम के आगे नहीं लगा सकते कि पद्मश्री फला फला, नहीं, फला फला पद्मश्री आप लिख सकते हैं, मगर नाम के आगे आप मगर लोग लगाते हैं, खैर मान चीजें कौन वो करता है, बट स्टिल आप लोग याद रखना एज कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज गलत है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारा, अब कौन से फ्रीडम वाले राइट्स आते हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया, अब राइट टू फ्रीडम पे आते हैं। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें, 19(1) का देखो, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, असेंबल विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन बेसिकली, मूव फ्रीली इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहला वाला कहता है स्पीच और एक्सप्रेशन की हमें फंडामेंटल राइट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज अ फंडामेंटल राइट, वो हमारी राइट है बोलने की, स्पीच की। इसमें मगर एक्सेप्शन है, आर्टिकल 19 में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है ये आपका सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशन है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी। अनम अब अनम आ रही है, वेट वेट एक मिनट, अनम को एंटर करो। अनम आप बहुत ले अनम मैं कह रही हूँ बहुत लेट आए हो आप, ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा टाइम पे आया करो, बस थोड़ा टाइम पे याद रखा करो। बाहर हूँ मैम, आउट ऑफ हाँ, क्या हुआ?
दिल्ली से बाहर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं। हम लोग फंडामेंटल ठीक। राइट्स पढ़ रहे हैं, तो तुम भी फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मैं अगर अच्छा अपलोड करी वहां से देख के एक बार रिवाइज कर लेना, फिर ताकि अच्छा। एक ही कंटिन्यूशन, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना, वॉइस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबकी बुक खुली हुई है ना? बुक खोल के आर्टिकल 19(1)(a क्या है? 1 मिनट, अजान हो रही है, 1 मिनट हो जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर कैसे रीडिंग करना है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगी? ठीक है, मैं समझाती हूँ। रुको। तो देखो, हम लोग पहले आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लेते हैं, 19 के बाद ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं 10 मिनट के बाद फिर से जूम कॉल हो सकती है ना, मैं 10 मिनट बाद जूम कॉल करूंगी, उसमें हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो ज्वाइन कर लेना अच्छे से, फिर पूरा डिस्कस करते हैं कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। तो अभी आर्टिकल 19 पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से। 19 का 1(a कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमें बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक है अपना। इसमें मगर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आते हैं कि आप बोलने का मतलब, तो आप किसी को गाली दे दो, किसी को गलत सलत बोल दो तो मानहानि का वो केस कर देगा, तो फिर आप कहोगी कि अप्पी ये कैसे फट हमारा स्पीच। तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, हमारा आर्टिकल 19(1)(a) छोटा ए, ये एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमें, बट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी जगह पे रेस्ट्रिक्शन है, तो इसके रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के केसेस में है कि आप मान लो कि कोई सिक्योरिटी की कोई ऐसी बात आउट कर दो जिससे सिक्योरिटी को खतरा है इंडिया की, तो वो पब्लिक ऑर्डर, मान लो कुछ अफवाह उड़ा दो, तो अफवाह उड़ाने में तो फिर आपको हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम तो अफवाह उड़ाएंगे, तो वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचे अगर कंट्री की, तो वो ठीक है। डेफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, किसी को आप डिफेम कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, या फिर कोई आपकी बात से वायलेंस भड़क जाती है, तो फिर ठीक है, वो ऐसी सारी सिचुएशन में ये रेस्ट्रिक्टेड है फंडामेंटल राइट। आप किसी फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशन, ये भी है। ये किस टाइम पे कोर्ट ने बोला था, कोई एक मैं नाम नहीं लूंगी अभी, एक एक पॉलिटिशियन थी, तो उन्होंने किसी दूसरे रिलीजन के कुछ गलत सलत बोला था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बहुत सारे अरब नेशंस थे, तो वो सब नाराज हो गए थे और उनके खिलाफ उन्होंने भी बहुत बोला था, तो फिर तब हमारी कंट्री ने स्टैंड लिया था और उनको रिमूव किया था, और ये भी कहा था कि कुछ भी ऐसा बोलना जिससे हमारे फ्रेंड नेशन के, हमारी कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ खराब होंगे, तो वो भी यहाँ पर आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। तो वो याद रखना। और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, देखो कुछ केसेस हैं, जरा नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। मुझे क्या पता है।
देखो हमारा पाकिस्तान के साथ ऑनेस्टली अच्छा फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं किसी कंट्री के साथ हमारे जिसके साथ अच्छे रिलेशंस और वो खराब हो रहे हैं। और देखो प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन में फर्क होता है, वो बहुत पॉलिटिकल है ये चीजें मधुस्मिता। बट कायदे से मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जैसे फ्रेंडली रिलेशन हमारी कंट्री का किसी के साथ खराब हो रहा है, तो यहाँ पर तो फ्रेंडली रिलेशन ही नहीं है पाकिस्तान के केस में तो। ठीक है, तो मैं कुछ केस लिख बोलने जा रही हूँ, उसके बाद में हल्का एक एक लाइन लिख लो बस। देखो श्रेया सिंघल केस, श्रेया सिंघल केस, इसमें इन्होंने कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये सब नोट डाउन कर लो, तुम लोग एसेज में यूज कर सकते हो अपने एसे में। ठीक है, श्रेया सिंघल केस में कहा था क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट मीन क्रिटिकल ऑफ कंट्री। आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की खामियां निकाल रहे हैं, या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये दो अलग चीजें हैं कि हम गवर्नमेंट के बारे में कि आप अच्छे से काम नहीं कर रही, हमने आपको इलेक्ट करा है, तो ये थोड़ी हम कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो श्रेया सिंघल केस में बोला था क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट मीन क्रिटिकल ऑफ कंट्री। ठीक है, उसके बाद अनुराधा भसीन केस, ये भी जेएनके में 2019 में हुआ था जब इंटरनेट बंद कर दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक्सेस टू इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन, ये बात याद रखना। ठीक है, ये है अनुराधा भसीन केस, जेएनके में वो 2019 का है ये, तो ये इंटरनेट शटडाउन के ऊपर है। तो एक्सेस टू इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि